गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और हाँ, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज की क्लास में हम दो सेक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। एक सेक्शन है सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसे हम इलीगल एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। और एक सेक्शन है सेक्शन 8। अभी तक जब काइंड्स ऑफ कंपनी जब से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो कई जगह हम उसका रेफरेंस देख चुके हैं। सेक्शन 8 को ये रिक्वायरमेंट नहीं है, सेक्शन 8 को वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आज हम पता लगाएंगे कि ऐसा सेक्शन 8 में कौन सी कंपनी कवर्ड है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 464 इलीगल एसोसिएशन की। दोनों ही सेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वो अलग बात है कि अभी तक सेक्शन 464 से अभी तक सीए फाउंडेशन में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी भी झटका इंस्टीट्यूट आपको दे सकता है और हो सकता है आपका जो अटेम्प्ट है सितंबर 2024 उसी में झटका आपको लग जाए और सेक्शन 464 से आपसे एक बढ़िया सा सुंदर सा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हाँ, सेक्शन 8 से बहुत बार क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं, तो इन्हीं दो सेक्शन को आज हम करने वाले हैं कवर अपने लेक्चर के अंदर। और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आईसीएआई ने अभी तक पूछे हैं उन्हें भी हम चर्चा में लेंगे। तो चलिए, सेक्शन 464 इलीगल एसोसिएशन। हम इस सेक्शन का जो रेफरेंस है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ते हैं। अब आप सोचेंगे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमने पूरा पढ़ लिया, सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी एक्ट कहीं चर्चा में नहीं आया है। तो आपको मालूम होगा जब हम बात करते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, तो आपका जवाब आता है कि सर 50 हो सकते हैं। तो और मैं बताता हूं कि ये जो 50 लिखे हुए हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या ओरिजिनली ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का हिस्सा है, द आंसर इज नो। मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं, ये चीज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, बल्कि ये मेंशन है सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। जो ओरिजिनल लैंग्वेज है जिसे हम कहते हैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि कंपनीज एक्ट में मैंने बेयर एक्ट यूज किया है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन में आप कर रहे हैं और यहां से आपको एक बेयर एक्ट पढ़ना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सी इंटरमीडिएट में जाएंगे, सी फाइनल के अंदर जाएंगे, तो जो आईसीएआई नंबर देता है वो आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज के ही देता है। और यहां पर भी उसके ऊपर फर्क पड़ता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसमें अगर आप अपनी लैंग्वेज लिखते हैं, बेयर एक्ट पढ़ना आना चाहिए आपको। उससे क्या होता है कि जो क्वेश्चन अभी तक पेपर में आ चुके हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से पता लग जाते हैं बेयर एक्ट पढ़ के। और जो क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। स्टूडेंट जो ध्यान देता है उन पर ध्यान देता है कि जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जबकि ध्यान इस बात का होना चाहिए कि और क्या क्या नए तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो चीज जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस्क्राइब की है, जब तक आप उसे नहीं स्टडी करेंगे तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको पता नहीं लग पाएगा। तो सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 464, पहले मैं पूरा का पूरा सेक्शन का क्रक्स बता देता हूं और फिर हम मेन लैंग्वेज पर पढ़ेंगे चलेंगे कि लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। तो जो मैं बताऊंगा उससे भी पूरा पूरा सेक्शन आपको क्लियर हो ही जाना है। तो सेक्शन 464 और द कंपनी एक्ट जो कहता है, सबसे पहली बात ये बताता है कि ये जो सेक्शन है सर, ये लगता केवल दो ही चीजों पर है। एक तो लगेगा एसोसिएशन के ऊपर, एक तो लगेगा एसोसिएशन के ऊपर और एक लगेगा पार्टनरशिप के ऊपर। यानी कि जो भी बात लिखी हुई है सेक्शन 464 के अंदर, अभी मैंने ये नहीं बताया आपको कि क्या
लिखा हुआ है, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या प्रोहिबिशंस हैं, क्या कंडीशंस हैं, लेकिन जो भी है सेक्शन 464 के अंदर केवल दो ही तरह की एंटिटी के ऊपर लगता है, इफ यू आर एन एसोसिएशन और इफ यू आर ए पार्टनरशिप। अगर आप एसोसिएशन की कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करते, अगर आप पार्टनरशिप की कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करते, तो सेक्शन 464 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है और सेक्शन 464 में जो लिखी गई बात है वो आपको मानने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा पहले पॉइंट के अंदर कि सेक्शन 464 की जो एप्लीकेबिलिटी है केवल बच्चों किस तरह के एंटिटी के ऊपर है, दो ही तरह के एंटिटी के ऊपर है। पहली एंटिटी है एसोसिएशन, मैं भी डिस्कस करूंगा, दूसरी एंटिटी है पार्टनरशिप। अगर आप एसोसिएशन या पार्टनरशिप हैं तो आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल है। चलिए, ये पता लग गया कि सर अगर हम पार्टनरशिप हैं या हम अगर एसोसिएशन हैं तो हमारे ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल है। नाउ द बिग क्वेश्चन अराइज कि सर ये सेक्शन कहता क्या है, ऐसा क्या लिखा हुआ है इस सेक्शन के अंदर जो इतना इंपॉर्टेंट है सेक्शन 464। ये तो हमें पता लग गया कि एसोसिएशन और पार्टनरशिप के ऊपर ये सेक्शन लगता है, लेकिन ऐसा लिखा हुआ क्या है? तो सर और चीजें मैं बताता हूं आपको, क्या रेस्ट्रिक्शंस क्या प्रोहिबिशन है वो हम देखेंगे। ये एसोसिएशन और पार्टनरशिप के ऊपर लगेगा। पहली बात तो जिनका ऑब्जेक्ट बिजनेस करना हो, जिनका ऑब्जेक्ट बिजनेस करना हो, इट मींस इफ यू आर एन एसोसिएशन और इफ यू आर कवर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, लेकिन यू आर नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ बिजनेस। आप एसोसिएशन हैं, पार्टनरशिप हैं, लेकिन आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके का बिजनेस नहीं कर रहे हैं जिसका ऑब्जेक्ट टू अर्न प्रॉफिट हो, जिसका ऑब्जेक्ट टू अर्न प्रॉफिट हो, तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के लिए जरूरी है कि आप एसोसिएशन होने चाहिए या पार्टनरशिप होने चाहिए, ऐसे एसोसिएशन होने चाहिए या ऐसे पार्टनरशिप होने चाहिए the object of which is to carry on any business for earning profit। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो ये सेक्शन ये कहता है कि जब तक आप किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड ना हो जाएं, या तो आप इस एक्ट में रजिस्टर्ड हो, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट क्या है, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, रजिस्ट्रेशन की, अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर लॉज। या तो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो आप या एनी अदर लॉ में रजिस्टर्ड हो। कब रजिस्ट्रेशन होने की जरूरत है? इफ यू आर एन एसोसिएशन या आप पार्टनरशिप हैं, the object of which is to carry on any business, the profit of which to earn profit. So you should be registered under the Companies Act 2013 or any other law। अगर आपने रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं मानी, हाँ एक चीज और है, रजिस्ट्रेशन कब जरूरी है, कब जरूरी है सर, रजिस्ट्रेशन कब जरूरी है? तीसरी कंडीशन ये, इफ द नंबर ऑफ members exceeds 50। if the number of member exceeds 50, if the number of member exceeds 50, अगर पार्टनरशिप है तो the number of partner exceeds 50। ये जब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एज इट इज लैंग्वेज के अंदर 50 नहीं लिखा हुआ है, 50 रूल्स के अंदर लिखा हुआ है। अगर हम एक्ट की बात करें, ये मैंने आपको थोड़ा सा अंतर बताया था स्टार्टिंग में कि एक्ट भी पढ़ना है, रूल्स भी पढ़ने हैं, रूल्स सारे नहीं पढ़ने, नहीं तो जितना एक्ट में कॉन्सेप्ट है उससे ज्यादा कहीं ज्यादा रूल्स के अंदर कवर्ड है। तो जो जो रूल्स आपके काम के हैं वो मैंने सारे के सारे इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं अपने नोट्स के अंदर, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है।
लेकिन नॉलेज से एक आपको पता होना चाहिए कि जो एक्ट की भाषा है, एक्ट की जो लैंग्वेज है, वहां पर 100 का जिक्र है। फिर ये 50 कैसे आए, जब मैं लैंग्वेज के ऊपर आऊंगा तो पता लग जाएगा। लेकिन जो क्रक्स है, आपको क्रक्स से मतलब है कि 50 से ज्यादा मेंबर अगर हैं, 50 से ज्यादा अगर आप पार्टनर हैं, और अगर आप एसोसिएशन है या पार्टनरशिप है, और आप एक बिजनेस कैरी ऑन करते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट है, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो यू शुड टेक ए रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी अदर लॉ। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो यू बिकम एन इलीगल एसोसिएशन, आप एक इलीगल एसोसिएशन की तरह माने जाएंगे। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इलीगल एसोसिएशन के, वो मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं। लेकिन मेरे साथ आप याद कीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज में आपको लिखना है, लेकिन बेयर एक्ट की लैंग्वेज इसलिए खास होती है कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाता है। ये क्लियर हो जाता है कि कोई भी पॉइंट्स गायब तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी चीज हम ना पढ़ पा रहे हों कि जहां से क्वेश्चन आ सके। तो कोई भी पॉइंट बेयर एक्ट के अंदर गायब नहीं होता है। तो ये 3 पॉइंट हैं। रजिस्ट्रेशन कब रिक्वायरमेंट है, आप एसोसिएशन होने चाहिए, आप या पार्टनरशिप की कैटेगरी में फॉल करने चाहिए, आप बिजनेस कर रहे होने चाहिए जिसका ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट है, और आपके मेंबर्स की संख्या 50 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 ले डाउन ए कंडीशन कि यू शुड टेक ए रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर similar law, otherwise you will be declared as an illegal association. What are the consequences of declaring illegal association? We will talk later, but ये कंडीशन है। इसके अलावा नॉन एप्लीकेबिलिटी भी है, सबसेक्शन 2 जो है नॉन एप्लीकेबिलिटी की भी बात करता है। एक सिंगल एचयूएफ के ऊपर, अगर एक सिंगल एचयूएफ है, इसलिए मैंने लिख दिया ये सिंगल एचयूएफ है, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी एसोसिएशन के ऊपर है या पार्टनरशिप के ऊपर है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ना पार्टनरशिप के अंदर कवर्ड है, ना ही वो एसोसिएशन के अंदर कवर्ड है। अगर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पास 100 मेंबर हैं, 200 मेंबर हैं, और वो बिजनेस करते हैं विदाउट टेकिंग एनी रजिस्ट्रेशन, देन ऑल्सो वो इलीगल एसोसिएशन की कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे। सेक्शन 464 उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 464 का सबसेक्शन 2 साफ साफ मना करता है कि दिस सेक्शन इज नॉट अप्लाई टू ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ऑल्दो अगर सबसेक्शन 2 के अंदर ये नहीं भी लिखा हुआ होता कि दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इवन देन ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता, क्योंकि सबसेक्शन 1 क्लियरली कह रहा है कि ये सेक्शन केवल एसोसिएशन और पार्टनरशिप पर एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर 2 एचयूएफ आपस में मिल जाएं, एचयूएफ 1 प्लस एचयूएफ 2, अगर 2 एचयूएफ आपस में मिल जाएं जो कि एक बिजनेस रन कर रहे हैं, और दोनों के मिला के 50 से ज्यादा अगर मेंबर हो जाएं विदाउट टेकिंग रजिस्ट्रेशन, ये वर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब 2 एचयूएफ आपस में मिल जाएंगे तो इट बिकम्स एन एसोसिएशन। ध्यान रखिएगा, ये फिर एसोसिएशन की कैटेगरी के अंदर फॉल करने लगेंगे। जब तक आप एक सिंगल एचयूएफ है, मेंबर चाहे उसमें 1000 ही क्यों ना हो, तो ना तो आप एसोसिएशन है, ना ही आप पार्टनरशिप है, ये सेक्शन से बाहर है। लेकिन अगर 2 एचयूएफ आपस में मिलकर काम करेंगे तो फिर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, और इस सेक्शन की आपको कहना मानना पड़ेगा। दूसरा, एक ऐसे एसोसिएशन या पार्टनरशिप पर नहीं लगता है जो प्रोफेशनल लोग बनाते हैं। क्या मैंने बताया आपको कि एक ऐसे एसोसिएशन या पार्टनरशिप के ऊपर भी सेक्शन 464 एप्लीकेबल नहीं है, विच इज मेड बाय द प्रोफेशनल, विच इज गवर्न अंडर ए स्पेशल एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर चार्टेड अकाउंटेंट अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो उनके ऊपर एक स्पेशल एक्ट लगता है, प्रोफेशनल है,
डॉक्टर अगर अपनी एसोसिएशन बनाते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं, वकील अपनी एसोसिएशन बनाते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं, जितने भी प्रोफेशनल हैं, अगर वो अपना एसोसिएशन या पार्टनरशिप बना के चलते हैं और वो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराते या किसी और एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराते, और संख्या 50 से ज्यादा है, तो भी सेक्शन 464 एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि सेक्शन एप्लीकेबल है कब। अब मैं सीधे लैंग्वेज पर आ रहा हूं कि सेक्शन एप्लीकेबल है कब। ये मैंने सारा का सारा आपको बता दिया है। अब हम लैंग्वेज की बात करते हैं कि सेक्शन कब एप्लीकेबल है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू एंटायरली इन डिटेल सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट। जल्दी से मेरे साथ स्टडी कीजिएगा। नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप, बड़ा क्लियर है स्टार्टिंग में ही कि कोई भी एसोसिएशन, कोई भी पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन सच नंबर ऑफ पर्सन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ये बड़ी खूबसूरती है बीआर एक्ट की कि वो लैंग्वेज इस तरह की यूज करते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन सच नंबर ऑफ पर्सन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। आइए, मैं कई बार आपको समझा चुका हूं, एज में भी प्रेस्क्राइब का मतलब होता है कि रूल्स के अंदर अगर जो नंबर लिखे हुए हैं अगर उस प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा हैं, कब? अगर आप एसोसिएशन है और पार्टनरशिप है, shall be formed for the purpose of carrying on any business that has for its object the acquisition of gain by association of partnership। और साथ के साथ ये भी जरूरी है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसका ऑब्जेक्टिव टू एक्वायर प्रॉफिट है, टू गेन समथिंग है, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है और आप अगर एक पार्टनरशिप भी हैं, अगर आप एसोसिएशन भी हैं और आपके पास नंबर ऑफ मेंबर प्रेस्क्राइब लिमिट से ज्यादा भी हैं, तो भी आप सेक्शन 464 की सेक्शन मतलब उसकी लिमिटेशन से बाहर है। बड़ा क्लियर सा है। 3 कंडीशन जरूरी है, क्यूमुलेटिव कंडीशन है, यू हैव टू सेटिस्फाइड अगर आपको इस सेक्शन की जद में आना है। इस सेक्शन में जो भी लिखा गया है अगर वो आपके ऊपर लगना है तो 3 चीजें बेहद ही जरूरी हैं। आप एसोसिएशन या पार्टनरशिप होनी चाहिए, दूसरा नंबर ऑफ मेंबर प्रेस्क्राइब लिमिट से ज्यादा होना चाहिए, वो प्रेस्क्राइब लिमिट मैं आपको बता चुका हूं 50 से ज्यादा होनी चाहिए, यहां से कैसे आएगी वो मैं बताता हूं, और तीसरा उस एसोसिएशन या पार्टनरशिप का जो ऑब्जेक्टिव है वो गेन कमाना होना चाहिए, बिजनेस कर रही हो और बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव आपका टू अर्न प्रॉफिट है। केस स्टडी कर आ जाती है, आप एसोसिएशन है 50 से ज्यादा हैं, लेकिन अगर छोटा सा कहीं उन्होंने हिंट दे दिया कि आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट मोटिव ऑब्जेक्टिव नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट कमाना अलग चीज है, ऑब्जेक्टिव होना अलग चीज है। हमारे रामदेव जी योगासन चला रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन सारी दुनिया के प्रॉफिट होने ही होते हैं। हमारे इंडिया की खूबसूरती है, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता नहीं। जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितने भी आपके चैरिटेबल संस्थाएं हैं, वो ऑब्जेक्टिव के नाम पर ये कहते हैं कि हमारा धंधा प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन ज्यादातर प्रॉफिट उन्हीं लोगों को हमारे यहां होता है। तो बड़ा क्लियर कट ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो क्वेश्चन आपको बता देगा। कभी आप इस हिंट पर आ जाएं कि वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, बिना ऑब्जेक्टिव के भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। गेटिंग दिस पॉइंट? और जिन लोगों का ऑब्जेक्टिव जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है, आप और हम, तो क्या लॉस नहीं होते? तो लॉस भी होते हैं। तो आप एक्चुअली प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, इट इज नॉट रेलेवेंट, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव इज द रेलेवेंट। आपका अगर प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव नहीं है तो भी ये सेक्शन आपके ऊपर नहीं लगता है। तो आगे देखिएगा, बाय द इंडिविजुअल मेंबर दियर ऑफ अनलेस इट इज रजिस्टर्ड एज ए कंपनी अंडर दिस एक्ट और इज फॉर्म्ड अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फॉर। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो इनका रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एक्ट 2013 या अंडर एनी अदर लॉ जरूर होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट
प्रोवाइड दैट नंबर ऑफ पर्सन विच मे बी प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस सबसेक्शन शैल नॉट एक्सीड 100। हम तो सर 50 पढ़ते हुए आते हैं, इन्होंने ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट के पास पावर 100 से ज्यादा प्रेस्क्राइब करने की नहीं है, लेकिन जो एक्चुअली प्रेस्क्राइब्ड है, एक्चुअली जो करंटली प्रेस्क्राइब्ड है वो है आपकी 50। तो इस वजह से हम 50 पढ़ते हुए आते हैं कि लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ पर्सन विच में बी प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस सबसेक्शन सेल नॉट एक्सीड 100, 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इट मींस कम तो हो सकते हैं। लॉ मेकर्स ने, गवर्नमेंट ने अपनी पावर का जो यूज किया है वो लिमिटेशन 50 तक की लगाई है। तो करंटली जो एक्टिव लिमिट है दैट इज 50। सबसेक्शन 2 कहता है नथिंग इन दिस सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैरिंग ऑन एनी बिजनेस। एक सिंगल एचयूएफ के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर जब 2 या 2 से अधिक एचयूएफ मिलके कोई वर्क करती हैं, बिजनेस करती हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव टू कैरी ऑन बिजनेस एंड द ऑब्जेक्टिव विच टू अर्न द प्रॉफिट है, दोनों हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स मिलकर 50 से ज्यादा हो जाते हैं, तो ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। हाँ, इसमें एक चीज बता दूं, सिंगल एचयूएफ पर तो लगता ही नहीं है, लेकिन जब 2 एचयूएफ मिल जाएंगे तो ये सेक्शन लगेगा। उसमें माइनर जो मेंबर हैं, माइनर मेंबर शैल नॉट बी इंक्लूडेड, माइनर मेंबर नॉट टू बी काउंटेड। ये ध्यान रखेगा। आपको अच्छी सी केस स्टडी दी जा सकती है कि एचयूएफ 1 के अंदर जी 35 मेंबर थे और एचयूएफ 2 के अंदर 25 मेंबर थे, तो आपको लगेगा 35 और 25 60 हो गए हैं। लेकिन साथ के साथ क्वेश्चन ये बताता है कि एचयूएफ 1 के अंदर 7 मेंबर माइनर थे, एचयूएफ 2 के अंदर 5 मेंबर माइनर थे। तो अगर 7 एचयूएफ 1 में से हटा दी जाए और एचयूएफ 2 में से 5 हटा दी जाए तो टोटल 12 हटाने पड़ेंगे। 60 में से जब 12 माइनस हो जाएंगे तो मेंबर की संख्या 48 बैठती है। तो क्या सेक्शन 464 एप्लीकेबल है? क्या आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है एज एन एसोसिएशन? द आंसर इज नो, क्योंकि माइनर मेंबर को जब हम हटाते हैं, एक्सक्लूड करके जब नंबर ऑफ मेंबर देखते हैं, तो वहां पर जो लिमिट आई है वो लेस देन 50 आई है, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड चीज, एन एसोसिएशन और पार्टनरशिप इफ इट इज फॉर्म बाय द प्रोफेशनल हु आर गवर्न्ड बाय द स्पेशल एक्ट। किसी भी हर तरह की एसोसिएशन पार्टनरशिप पे लगेगा, लेकिन ऐसी एसोसिएशन या पार्टनरशिप पे एप्लीकेबल नहीं है विच इज फॉर्म बाय द प्रोफेशनल एंड गवर्न्ड बाय द स्पेशल एक्ट। चार्टेड अकाउंटेंट के ऊपर अपना चार्टेड अकाउंटेंसी एक्ट लगता है, डॉक्टरों के ऊपर अपना अलग एक्ट लगता है, वकीलों के ऊपर अपना अलग एक्ट लगता है। तो जो प्रोफेशनल लोग अपनी पार्टनरशिप बनाते हैं तो उन्हें इस सेक्शन की जद से, लिमिट से बाहर रखा गया है। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताइएगा बेटा, ये सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? अभी तक कोई क्वेश्चन सेक्शन 464 से नहीं पूछा गया है, लेकिन ध्यान रखिए कभी भी झटका लग सकता है और आप उस चीज के लिए तैयार रहिए। हो सकता है कि वो झटका आप ही के अटेम्प्ट में ना लग जाए, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, आप कर पाएंगे। सब सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर आपने सेक्शन का कहना नहीं माना तो क्या आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। पूरे कंपनी एक्ट में हर सेक्शन में कुछ ना कुछ बात लिखी हुई है, और अगर आप कहना नहीं मानते हैं तो पेनल्टी के प्रोविजन है। लेकिन ज्यादातर सेक्शन में से 99% सेक्शन में से मैंने पेनल्टी गायब कर दी है। अननेसेसरली ऐसी चीज मैं याद नहीं कराना चाहता, सिर्फ जिसमें क्रैमिंग हो, कोई नॉलेज ना छुपी हुई हो। मैं ये तो नहीं कहता, अगर आप में से पूछेंगे कि सर क्या पेनल्टी आएगी, नहीं, इस चीज को कोई भी नहीं कह सकता। मैं बड़ा ईमानदारी से इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन आप खुद बताइए कि इतने सारे सेक्शंस में कि अगर आपने सेक्शन का कहना नहीं माना, उसकी पेनल्टी याद करने बैठ गए, तो अल्टीमेटली पेपर तक तब भी याद नहीं रह पाएगी आपको।
कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर देंगे, कहीं 1 लाख की पेनल्टी है, कहीं 50,000 की पेनल्टी है, कहीं 100 रुपए की पेनल्टी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो अननेसेसरली मैं याद कराना नहीं चाहता हूं आपको। कुछ एक पेनल्टी मैंने दे रखी है, इन्हें भी आप करना चाहें कर लें, याद नहीं करना चाहें मत करें। ऐसा नहीं होगा कि 100 नंबर के पेपर में जी 50 नंबर की तो पेनल्टी ही आ गई तो 2-3 नंबर की कभी आ गई, वो भी रेयरेस्ट केस है। नहीं चाहता इंस्टीट्यूट कि आप ऐसी चीजें याद करें, किसी को भी याद नहीं रहती हैं, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं, चलिए। एवरी मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन or partnership carrying on business in contravention of subsection 1 shall be punishable with fine which may extend to 1 lakh rupees and shall also be personally liable for all liabilities incurred in such business। जो भी मेंबर होगा ऐसी एसोसिएशन पार्टनरशिप का जो ये बिजनेस करेगा इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सबसेक्शन 1। और सबसेक्शन 1 का कॉन्ट्रावेंशन क्या है कि आप एसोसिएशन है, पार्टनरशिप है, मेंबर 50 से ज्यादा हैं, बिजनेस है, प्रॉफिट गेन करने का ऑब्जेक्टिव है और आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा के चल रहे हैं, तो ये सेक्शन आपके ऊपर लगेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो सेक्शन आपके ऊपर लगता ही नहीं है, यानी कि फिर पेनल्टी भी नहीं लगेगी। सेक्शन तो ये कह रहा है ना कि अगर आप एसोसिएशन है, पार्टनरशिप है, 50 से ज्यादा मेंबर है, बिजनेस है, प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। नहीं कराओगे तो उल्लंघन है, अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया तो कोई उल्लंघन का केस बनता ही नहीं है। और अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया तो हर मेंबर के ऊपर 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी थोप दी जाएगी। और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन इलीगल एसोसिएशन। देखिए, कोई चीज इलीगल है तो इट हैज नो एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ। It has no legal existence that is in the eyes of law. It is no more in existence. जब कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पर्सन से। ऐसा एसोसिएशन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसकी कोई लीगल बाध्यता नहीं होगी। ना तो आउटसाइडर एसोसिएशन पर मुकदमा कर सकता और ना ही एसोसिएशन आउटसाइडर पर मुकदमा कर सकती उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, इट कैन नॉट एंटर इनटू एनी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। इफ इट एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, इट मेंबर्स कैन नॉट मेंटेन एनी लीगल एक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। इट कैन नॉट ब्रिंग एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट इट्स मेंबर और आउटसाइडर। मोreover, its member or outsider can also not bring any legal action against the association because illegal association is not a legal entity. In the eyes of law ये कुछ भी नहीं है, तो ना आप मुकदमा कर सकते, ना वो मुकदमा कर सकते। मेंबर एसोसिएशन पर मुकदमा नहीं कर सकते, एसोसिएशन मेंबर पर मुकदमा नहीं कर सकते। दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इलीगल एसोसिएशन। आई थिंक ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। जल्दी से बताइए बेटा कि क्या ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया या नहीं हुआ। मैंने पूरी कोशिश की है आपको कि एक एक पॉइंट जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी तक नहीं बने हैं। सेक्शन 464 को अभी तक मतलब जो आईसीआई है उसने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, उनकी नजर से छूट गया है ये सेक्शन, लेकिन बड़ा प्यारा सेक्शन है। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही काइंड ऑफ कंपनी में बता रहा हूं आपको कि कम से कम एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। 2 क्वेश्चन भी मिल जाएं, सरप्राइज मत होइएगा। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। टोटल 4 यूनिट है। पहली आपकी फंडामेंटल यूनिट है कि कंपनी क्या है, कैसे बनती है। दूसरा आपका काइंड ऑफ कंपनी है। तीसरा इनकॉर्पोरेशन है। चौथा मेमोरेंडम है। तो जो सेकंड यूनिट है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन निकालिए जो हमें आज की क्लास के अंदर कवर करना है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है और इससे कई बार हर दूसरे अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। टोटल क्वेश्चन का 50% क्वेश्चन सेक्शन 8 से ही अकेला पूछा गया है और सेक्शन 8 का बार बार जिक्र आ जाता है।
जब हम प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था सेक्शन 8 का जिक्र आ गया था कि सेक्शन 8 कंपनी को अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है। पब्लिक में भी देखा था हमने। तो सेक्शन 8 कंपनी क्या है, तो आज हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 8 कंपनी बेसिकली या तो प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी ही है। आप ये मत समझिए कि सेक्शन 8 की जो कंपनी है कोई एक तीसरा फॉर्म है। दो ही तरह की कंपनियां होती हैं, उन्हें अलग अलग आधार पर हम अलग अलग तरीके से नाम देते हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी या तो प्राइवेट कंपनी होगी सर या पब्लिक कंपनी होगी। जिस समय आप इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे, जिस समय आप इसे इनकॉर्पोरेट कराएंगे, तो जो बेसिक नेचर है सेक्शन 8 का वो या तो एज ए प्राइवेट कंपनी है या एज ए पब्लिक कंपनी है। बेसिक नेचर तो इन दो का दोनों में से एक रखना ही पड़ेगा। सेक्शन 8 बेसिकली एक लाइसेंस है, लाइसेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लाइसेंस दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेक्शन 8 कंपनी कोई एक अलग से कैटेगरी कंपनी नहीं है, एक अलग से काइंड ऑफ कंपनी नहीं है। आप या तो प्राइवेट हैं या पब्लिक हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एक लाइसेंस देती है सेक्शन 8 कंपनी का। इफ सम कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट द लाइसेंस। जरूरी नहीं कि वो दे, में वर्ड यूज है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर सेक्शन 8 वाली कंडीशन सेटिस्फाइड भी हो जाए तो वेदर इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ग्रांट ए लाइसेंस टू सच टाइप ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 8, द आंसर इज नो। It is not obligatory on the part of the central government, but it is a right of the central government whether or not it can give a license to such type of company. What are the conditions? Condition क्या है? 3 कंडीशन है सर, 3 कंडीशन है लाइसेंस प्राप्त करने की। पहली कंडीशन है द ऑब्जेक्ट ऑफ सच कंपनी। सच कंपनी का मतलब क्या है? who want to receive a license under section 8। सच कंपनी का मतलब क्या है? जो लाइसेंस प्राप्त करना चाहती है। द ऑब्जेक्ट ऑफ सच कंपनी इज टू प्रमोट कॉमर्स, प्रमोट कॉमर्स को बढ़ावा देना, आर्ट को बढ़ावा देना, रिलीजन को बढ़ावा देना, चैरिटी को बढ़ावा देना, एंड सच टाइप ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। यानी कि कुछ प्रेस्क्राइब्ड ऑब्जेक्टिव हैं। अगर आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव ऐसे मैटर्स को बढ़ावा देना है जो कि गवर्नमेंट ने सेक्शन 8 के अंदर बताए गए हैं, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है तो आप शायद सेक्शन 8 का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन, अप्लाई प्रॉफिट, अप्लाई इफ प्रॉफिट इफ एनी। इफ एनी, इफ एनी क्यों लिखा है? क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट नहीं है, इसलिए इन्हें कहा जाता है नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन होते हैं प्रॉफिट। तो अप्लाई प्रॉफिट इफ एनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, अचीव द ऑब्जेक्टिव, and prohibit
prohibits the profit to distribute dividend. To its member. देखा जाए 1, 2, 3 आपस में जुड़े हुए हैं। पहला पॉइंट ये कहता है कि ऐसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट कॉमर्स, टू प्रमोट आर्ट, टू प्रमोट रिलीजन, टू प्रमोट चैरिटी, टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, ये होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। जब है नहीं तो आपके पास अगर प्रॉफिट्स हैं तो उसे आप डिविडेंड में नहीं बांटेंगे, बल्कि उनका यूज आप अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में लगाएंगे। इफ these three conditions are satisfied, then central government may grant a license to such type of company. Now a big question arises कि whether this license can receive after registration of the company or before the registration of the company. क्या आपको लाइसेंस पहले कंपनी बना लें उसके बाद लेना है, या बनाने से पहले भी ले सकते हैं? दोनों ही चीजें अलाउड हैं। एग्जिस्टिंग कंपनी भी ले सकती है बशर्ते कि ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करती है वो, और प्रपोज कंपनी भी ले सकती है अगर उसका ऑब्जेक्टिव इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाला हुआ तो मोटा मोटा मैंने आपको ये चीज बता दी जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी तो बहुत कुछ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस भी रिवोक कर सकती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि जिन ऑब्जेक्ट के लिए आपने लाइसेंस लिया था आपके वो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट रिलीजन को प्रमोट करना नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट आर्ट को प्रमोट करना नहीं है, या आप अपने मेंबर को डिविडेंड बांट रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक नोटिस इशू करके लाइसेंस को रिवोक कर सकती है। ठीक है, तो जल्दी से पढ़िएगा, फटाफट निकालिएगा। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA, में वर्ड है ग्रांट ए लाइसेंस टू ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू बी रजिस्टर्ड एज ए कंपनी विदाउट द वर्ड लिमिटेड और ए प्राइवेट लिमिटेड। ये प्रिविलेजेड है सेक्शन 8 वाली कंपनी के लिए। हम प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन जब हम पढ़ रहे थे उसके साथ भी हम पढ़ चुके हैं, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो भी हम पढ़ चुके थे कि अगर आप सेक्शन 8 वाली कंपनी हैं, क्योंकि बेसिक नेचर तो आप प्राइवेट ही होंगे या पब्लिक ही होंगे, और जैसा कि बताया गया है कि प्राइवेट कंपनी को लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है और पब्लिक कंपनी को लास्ट वर्ड लिमिटेड लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है, अगर आप एक ऐसी पब्लिक लिमिटेड हैं जो कि सेक्शन 8 का लाइसेंस जिसे मिला हुआ है, तो उन्हें लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इफ कंडीशंस requirement of section 8 are complied with, the provision of this section are render license by the central government, license to a proposed company और license to the existing company। proposed company को भी लाइसेंस दिया जा सकता है और existing company को भी लाइसेंस दिया जा सकता है, दोनों ही वे अलाउड हैं। कंपनी बनने से पहले आप लाइसेंस लेके चलें या कंपनी बन गई बाद में लाइसेंस लेके चलें। The central government may grant a license to a non-profit association which proposes to be registered as a limited company under section 8 without the words limited or a private limited. License to an existing company, the central government, एक मिनट बस थोड़ा सा ये, the central government may also grant a license to an existing limited company to omit the word limited or a private limited from its name if it satisfies the condition of section 8। यानी कि एग्जिस्टिंग कंपनी को भी दे सकती है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कंपनी में पहले आप एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी थे,
आप एक नॉर्मल पब्लिक लिमिटेड थे तो आपके नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगा हुआ होगा, तो रिजल्ट ये होगा कि आपको वो हटाना, मतलब हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है। जब आप प्रपोज कंपनी की बात करते हैं तो ये वर्ड नहीं मिले आपको, लेकिन जब आप एग्जिस्टिंग कंपनी की बात कर रहे हैं तो आपको ये वर्ड देखने को मिले कि टू ओमिट द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। मेन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, दैट इज कंडीशन। द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी आर टू प्रमोट कॉमर्स, मेरे साथ याद कर लीजिए, टू प्रमोट द कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट और एनी अदर सच ऑब्जेक्ट। The object of such company, condition for obtaining license is the object of the company to promote commerce, art, science, religion, sports, education, research, social welfare and protection of environment or any other such object। यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव इन चीजों को प्रमोट करने का होना चाहिए, प्रॉफिट कमाने का नहीं होना चाहिए। और बाकी दो कंडीशन से भी ऐसा दिख रहा है। The company shall apply profit if any or other income in promoting the object। और तीसरा कंडीशन, the company shall prohibit यानी कि बिल्कुल मना, the payment of any dividend to its member। किसी भी सूरत में सेक्शन 8 वाली कंपनी अपने मेंबर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। कितना भी प्रॉफिट आ जाए उसे अपने ऑब्जेक्ट के लिए ही खर्च करना पड़ेगा, 1 रुपया भी वो अपने डिविडेंड के रूप में अपने मेंबर को नहीं बांट सकती। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस मिल जाए, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा। जो कंपनी में मंदिर है उसे हम कह देते हैं ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ऑन ग्रांट ऑफ लाइसेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस आपके हाथ में है और आपने प्रेस्क्राइब्ड मैनर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए ROC का दरवाजा खटखटा रखा है, तो रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द एसोसिएशन एज ए कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। इफेक्ट ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 8। क्या इफेक्ट होगा? एक इफेक्ट तो आपको पता लग ही गया है, बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं। लास्ट वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाने से मुक्ति मिल जाती है। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को सुटेबल, जो भी आपका नाम है, खूबसूरत सा नाम है, वो आप रख सकते हैं। जितने भी चैम्बर्स हैं, क्लब हैं, आप देखते हो रोटरी क्लब, रॉयल्स क्लब, अगर इनमें लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगा दिया जाए, रॉयल्स क्लब प्राइवेट लिमिटेड, तो इनकी जो खूबसूरती है नाम की वो नष्ट हो जाती है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके ऑब्जेक्ट को जो भी सूट करता हुआ खूबसूरत सा नाम है वो आप रख सकते हैं, मनचाहा नाम रख सकते हैं, आपको लास्ट वर्ड के रूप में लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा प्रिविलेजेस जो नॉर्मल कंपनी के होते हैं, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि आपकी बेसिक नेचर तो कंपनी की ही है। सेक्शन 8 का लाइसेंस लेने के बाद आपको कुछ और भी प्रिविलेज मिलते हैं। मेन नाम में जो छूट है वो है आपके लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे सहूलियतें हैं, लेकिन वो फाउंडेशन लेवल पे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। इसके अलावा मिनिमम शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, लेकिन आज की तारीख में क्योंकि नॉर्मल प्राइवेट कंपनी के लिए भी मिनिमम शेयर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पब्लिक कंपनी के लिए भी फॉर्म करने के लिए कोई मिनिमम शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये प्रिविलेजेस नहीं है देखा जाए। हाँ, जब लिखेंगे तो लिख सकते हो आप, क्योंकि जिस समय कंपनी एक्ट 2013 बना था तो उस समय प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए एक मिनिमम शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक मिनिमम शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन तब भी और आज भी अगर आप सेक्शन 8 के अंदर फॉल करते हैं तो मिनिमम शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। लेकिन आज की तारीख में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वैसे भी आप नॉर्मल भी प्राइवेट कंपनी बनाते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो लास्ट पॉइंट है, ए फर्म में बिकम ए मेंबर ऑफ सच कंपनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई।
इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि फर्म के पास कोई एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। दैट्स वाई अगर आपसे कोई पूछे कि वेदर ए पार्टनरशिप फर्म कैन become a member in a company, the answer is no. But if partnership firm can become a member of a company which is covered under section 8, एक फर्म सेक्शन 8 वाली कंपनी की मेंबर हो सकती है, नॉर्मल कंपनी की मेंबर नहीं हो सकती। मेन प्रिविलेजेज ये हैं। तो देखिएगा, द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू यूज द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। The company enjoy all the privileges of a limited company and is also subject to all the obligations of such a company. The company cannot alter the provision of its memorandum or article except with the previous approval of the central government. ये मेमोरेंडम में भी देखने के लिए मिलेगा कि कभी भी अपने मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में बदलाव करना है तो ऐसी कंपनी नहीं कर सकती जब तक कि उसे पूर्व अनुमति, खाली अप्रूवल की बात नहीं कर रहे हैं, प्रीवियस अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पहले अल्टर कर दिया उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ली, आपको पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी, अल्टरेशन बाद में करना पड़ेगा अगर मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में आपको बदलना है। कंपनी में कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू ए कंपनी ऑफ एनी अदर काइंड, हाउएवर it can get itself so converted only after complying with such condition as may be prescribed. सेक्शन 8 का लाइसेंस आपको सूट नहीं कर रहा, आप चाहते हैं कि नॉर्मल आप प्राइवेट बन जाए, नॉर्मल आप पब्लिक बन जाए, बिल्कुल बन सकते हो, कभी भी बन सकते हो उन कंडीशन को फॉलो करके जो कि प्रेस्क्राइब्ड है। और लास्ट पॉइंट, ए फर्म में बिकम ए मेंबर ऑफ सच ए कंपनी। तो 2-3 पॉइंट ही मेन हैं जो आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। बिल्कुल, रिवोकेशन का मतलब होता है वापस लेना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड अबाउट की कंपनी जो है सेक्शन 8 का लाइसेंस लेने के बाद कॉन्ट्रावेंशन कर रही है, कॉन्ट्रावेंशन किन बातों का, जो हमने आपके ऊपर कंडीशन लगाई थी, तो अगर आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव वो नहीं है टू प्रमोट द कॉमर्स, ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द आर्ट, टू प्रमोट द रिलीजन नहीं है, तो यस आपको एक नोटिस देके आपका लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है। आप अगर प्रॉफिट होते हैं तो उन्हें अप्लाई नहीं करते टू प्रमोट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, तो लाइसेंस आपका रिवोक किया जा सकता है। और आप अपने मेंबर को अगर डिविडेंड बांटते हैं तो भी आपका लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है। कुल मिला के जो भी कंडीशन आपके ऊपर लगाई गई हैं लाइसेंस देते वक्त, अगर आप उन्हें पालन नहीं करते हैं तो आपका लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है। लेकिन ये समझ लीजिएगा, बिफोर रिवोकिंग द लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव ए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, एक नोटिस इशू करेगी, सो कॉल्ड नोटिस बोला जाता है कि कारण बताइए आपका लाइसेंस क्यों ना रद्द किया जाए, और वो जो आरोप है कंपनी के ऊपर उन्हें वो उस नोटिस के अंदर लिखेगी और कारण पूछेगी कि कारण बताइए कि आपका लाइसेंस क्यों ना रद्द किया जाए। तो रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, द लाइसेंस ग्रांटेड टू द कंपनी अंडर सेक्शन 8 may also be revoked by the central government in the following cases: if the company contravenes any of the requirement of section 8 such as alter the object without approval of the central government, or if the company contravenes any of the conditions subject to which license is granted by the central government, or if the affairs of the company are conducted fraudulently or in a manner violative of the object of the company or prejudicial to the public interest. क्या एडवांटेज हैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। एक तो जो नॉर्मल कंपनी के एडवांटेज होते हैं वो तो सारे हैं ही हैं। लास्ट वर्ड में जो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड नहीं लगाना पड़ता, सो दैट कि ये अपना नाम कोई सा भी सुंदर सा रख सकती है, वही सारे एडवांटेज हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ सच ए एसोसिएशन एंड ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर डिस्पेंसिंग विद द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड is that it can adopt a more suitable name without using the word company. Thus, the names such as association, chamber, club, guild, etc. may be used so as to suit their objective. In this way, it gains public estimation, status and credit by virtue of becoming a registered company. The following advantage follow automatically: body corporate है, perpetual seal है, कॉमन सील है, यही सब सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये सब एडवांटेज तो आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगे ही मिलेंगे बिकॉज यू आर ए कंपनी।
जल्दी से बेटा, जल्दी से बताइएगा, सेक्शन 464 एंड सेक्शन 8 बोथ आर क्लियर और नॉट। कोई भी डाउट नहीं रह जाना चाहिए मेरे लेक्चर के बाद। अगर मेरे लेक्चर के बाद कोई भी डाउट रह जाता है तो पढ़ाने का कुछ भी फायदा नहीं है। मैं इतने डिटेल में आपको पढ़ाता इसलिए ही हूं कि किसी भी तरह का पेपर में क्वेश्चन आ जाए, किसी भी कॉन्सेप्ट पर उठ के, किसी भी लेटर पर, किसी भी लाइन पर क्वेश्चन उठ के आ जाए, केस स्टडी बन जाए, तो मेरे जो स्टूडेंट हैं वो उसे क्वेश्चन को कर पाए। जल्दी से पीछे निकालिएगा जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सेक्शन 464 से तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन कभी भी आ सकता है। लेकिन सेक्शन 8 से जरूर जरूर क्वेश्चन पूछे गए हैं और काफी पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 169 पर, नवंबर 18 का क्वेश्चन है। जल्दी से निकालिएगा। ये आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया है नवंबर 18 का क्वेश्चन। जल्दी से आप भी निकाल लीजिएगा, असाइनमेंट आपको दिए हुए हैं। जल्दी से आप क्वेश्चन निकालिएगा। नवंबर 18 का है। अब पेज नंबर भी मैं आपको शो कर देता हूं। पेज नंबर है 169। A company registered under Section 8 of the Companies Act 2013 earned huge profit during the financial year ended 31st March 2018 due to some favorable policy declared by the government of India and implemented by the company. Considering the development, some member of the company wanted the company to distribute dividend to the member of the company. They approached you to advise them about the maximum amount of dividend that can be declared by the company as per the provision of the Company Act, examine with the relevant provision of the Company Act and advise the member accordingly. एक कंपनी को कुछ गवर्नमेंट की फेवरेबल पॉलिसी थी, उस वजह से सेक्शन 8 की कंपनी थी, काफी हैवी प्रॉफिट हुए। मेंबर्स को लगा कि अब तो मौज आ गई है, मजे आ गए हैं, पांचों घी उंगलियां में हैं, तो क्यों ना डिविडेंड ले लिया जाए। उन्होंने कंपनी को अप्रोच किया कि भैया हमें फटाफट डिविडेंड दे दीजिए। तो आपको बताना है कि कितना मैक्सिमम डिविडेंड बांटा जा सकता है कंपनी 2013 के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए। तो सेक्शन सिंपल सा आंसर है कि बेसिकली मेन प्रोविजन से ही ये क्वेश्चन है कि कंपनी सेक्शन 8 का जो लाइसेंस होता है उनमें क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होती है। उस सबसे मेन कंडीशन है कि कंपनी कुछ भी हो जाए अपने मेंबर को डिविडेंड नहीं बांट सकती है। तो क्योंकि सेक्शन 8 की कंपनी है तो कितना भी प्रॉफिट हो जाए इन्हें अपने मेंबर को डिविडेंड बांटना मना है। तो आप तो पूछ रहे हैं परसेंटेज, मैं कह रहा हूं एक सिंगल रुपया भी नहीं बांट सकते हैं। फटाफट आप आंसर पढ़ लीजिएगा, पूरा आंसर आपके सामने है। जल्दी से पेज नंबर 171 पर निकालेगा नवंबर 20 का क्वेश्चन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। What are the significant point of section 8 company which are not applicable for other company? Briefly explain with reference to the provision of Company Act 2013। सेक्शन 8 कंपनी के जल्दी से सारे पॉइंट बता दीजिएगा। तो जो भी आपको ऐसे पॉइंट दिखते हैं जो बाकी कंपनियों पर नहीं लगते हैं लगा दीजिए। कंडीशन तीनों के तीनों लगा दीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है टू प्रमोट कॉमर्स, आर्ट, रिलीजन, ये वो होना चाहिए। जो प्रॉफिट होगा वो आपको प्रॉफिट को अप्लाई जो करना पड़ेगा वो घर पे नहीं ले जा सकते, डिविडेंड नहीं बांट सकते, बल्कि जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव उन्हें पूरा करने में लगाना पड़ेगा। एक फर्म जो है मेंबर हो सकती है, बाकी कंपनियों में नहीं हो सकती। लार्ज वर्ल्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दैट्स वाई कि ये कोई भी खूबसूरत सा जो नाम है वो कंपनी का रख सकते हैं। वो सब मिनिमम शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं लगती है। इसके अलावा जो लास्ट में मैंने कुछ पॉइंट दे रखे हैं, नीड नॉट कंस्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी से होल्डर, ये अगर आपको याद हो जाए तो कर लीजिए। समझ में इसलिए नहीं आएंगे ये चारों पांचों पॉइंट क्योंकि ये भी हमने पढ़े ही नहीं है। समझ में तो तब आएंगे ना कि पहले हमें ये तो पता लग जाए कि बाकी कंपनियों के लिए क्या रूल है। जैसे ईजिम बुलानी है तो नॉर्मली 21 दिन का नोटिस होता है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी के लिए 14 डेज का ही नोटिस होता है। क्लियर हो गई बात ये? तो याद करना चाहें याद कर लीजिए, तो भाई कोई जरूरत है नहीं। कितने नंबर का क्वेश्चन था आपका? 6 नंबर का क्वेश्चन था, तो वैसे भी आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ है। क्लियर है? नेक्स्ट आइएगा जुलाई 2021, पेज नंबर 175। पेज नंबर 175 मैं अपनी समझ के हिसाब से जो जो क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं मैं वो करा रहा हूं।
बाकी बाई चांस अगर एक आध छूट जाए तो वो आप सेल्फ कर सकते हैं। पेज नंबर 175 कहाँ गया जी, इससे पहले वाले पेज पे था, ये 175 है। और यस, जुलाई 2021 वाला क्वेश्चन है। स्टेट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड एज ए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी अंडर सेक्शन 8 of the Company Act 2013 with the object of promoting cricket by arranging introductory cricket courses at district level and friendly matches. The club has been earning surplus of late. The affairs of the company are conducted fraudulently and dividend are paid to the member. स्टार्टिंग में आप लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड हुए थे, लेकिन लेटर ऑन प्रॉफिट होने लगे, आप के मन में कुछ धोखाधड़ी की आ गई और साफ साफ लिखा हुआ है अपने मेंबर को डिविडेंड बांटने लगे। Mr. Cool, a member decided to make a complaint with the regulatory authority to curb the fraudulent activity by cancelling the license given to the company. तो एक मिस्टर कूल हैं, उन्होंने ये सोचा क्यों ना इस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को रोका जाए, कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कराया जाए। उन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटी को शिकायत कर दी। अब आपसे क्या चाहते हैं, इज देयर एनी प्रोविजन अंडर द कंपनी एक्ट 2013 टू रिवोक द लाइसेंस, इफ सो स्टेट द प्रोविजन। क्या कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ऐसा रिवोकेशन का प्रोविजन है? यस है। अगर वो गलतियां करेंगे तो आपको भी बताना है कि अगर कोई भी कंडीशन जिसके पर्पस जिसके लिए इसका लाइसेंस मिला था अगर वो तोड़ती हैं तो लाइसेंस रिवोक हो सकता है। वेदर द कंपनी में बी वाउंड अप, मतलब लाइसेंस रिवोक होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफी प्रोविजन होते हैं कि वो क्या क्या करे, कंपनी का वाइंडिंग अप भी कराया जा सकता है। वेदर द स्टेट क्रिकेट क्लब कैन बी मर्ज विद मैसर्स कूल नेट प्राइवेट लिमिटेड, ए कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ नेट वर्किंग। और क्या इसको कर भी किया जा सकता है एक दूसरी कंपनी के साथ। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं आपके, तो आंसर मैंने बता ही दिए हैं, ये फटाफट आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन पेज नंबर 177 पर है मई 2019 का, ये पेज नंबर 177 हो गया और मई 2019 का क्वेश्चन। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंटेंडेड टू फॉर्म ए क्लब नेमली बडिंग पायलट फ्लाइंग क्लब ए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी टू इम्पार्ट क्लासरूम टीचिंग एंड एयरक्राफ्ट फ्लाइट ट्रेनिंग टू ए ट्रेनिंग पायलट। एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ने एक क्लब बनाया जिसका नाम बडिंग पायलट फ्लाइंग क्लब रखा और जिसका पर्पस था एक क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड करना जो पायलट ट्रेनी पायलट होते हैं उन्हें, तो टू प्रमोट द एजुकेशन भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे सेक्शन 8 का ऑब्जेक्टिव है। इट वाज डिसाइडेड टू फॉर्म ए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी फॉर द चैरिटेबल पर्पस अंडर सेक्शन 8। तो टू प्रमोट द एजुकेशन है तो आप एजुकेशन ही प्रमोट कर रहे हैं और चैरिटेबल पर्पस यानी कि प्रॉफिट कमाना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, बाकी सब मानेंगे हम पूरे होने चाहिए। फॉर ए पीरियड ऑफ 10 years and thereafter the club will be dissolved and the surplus of asset over the liability if any will be distributed among the members as a usual procedure allowed under the company act। जहां आपने गड़बड़ कर दी कि आप लाइसेंस चाहते हैं कि जी हम एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं और ऐसा 10 साल करेंगे और 10 साल के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा वो हम अपने मेंबर में बांट देंगे, ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। आप अपने मेंबर को एक दिन का 1 रुपया भी नहीं दे सकते। अब आपसे पूछा क्या है, एग्जामिन द फीजिबिलिटी ऑफ द प्रपोजल एंड एडवाइज द प्रमोटर कंसीडरिंग द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। तो क्या इस प्रपोजल में कोई दम है, यानी प्रपोजल ये है कि हमें रजिस्टर कर दीजिए 10 साल तक, और क्या इस प्रपोजल में दम है? द आंसर इज नो। लाइसेंस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका एक ही कारण है कि 10 साल बाद जो सरप्लस बचेगा आप उसे अपने मेंबर्स में बांटना चाह रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है वायलेटिव कंडीशन है जो कि सेक्शन 8 को मैच नहीं करती है, इसलिए आपको ये लाइसेंस नहीं मिलेगा। क्लियर होगी बात ये? तो ये आप कर लीजिएगा। आई थिंक ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं ये कवर कर लिए हैं, ठीक है जी। तो ये 2 सेक्शन आपके मैंने आज कवर किए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो मैं पहले ही बता के चल रहा हूं कि ये पूरा ही चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है,
चाहे कोई सी भी डेफिनेशन उठा के देख लीजिए, प्राइवेट कंपनी की उठा के देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक कंपनी में जरूर है, कुछ पूछने लायक नहीं है। 1% कंपनी वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। स्मॉल कंपनी आज हमने पढ़ा सेक्शन 460, वो सेक्शन 8 कंपनी एक से बढ़कर एक है। और अगली क्लास में हम शुरू करेंगे होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, एसोसिएट कंपनी। ये कुछ एक डेफिनेशन है। मेन होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी की जो डेफिनेशन है वो जरूर बड़ी है, बाकी तो छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उन चारों डेफिनेशन को कवर करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।